आज की कक्षा में हम लोग लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग के कौन कौन से अप्रोचेस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं ये लिख रही हूँ लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग अप्रोचेस। अब ये जो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग अप्रोचेस है इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब कौन कौन से अप्रोचेस है, एक जो है हमारा रूल बेस्ड अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, यहाँ है आपका रूल बेस्ड अप्रोच, और दूसरा है आपका मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच। तो ये जो रूल बेस्ड अप्रोच है और मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, ये दोनों भी क्या है और किस प्रकार से काम करते हैं, ये हम लोग इस कक्षा में देखने वाले हैं। तो देखो, रूल बेस को बहुत बार नॉलेज बेस, मतलब पॉपुलरली कई सारे ऑथर्स ने उसे नॉलेज बेस भी बोला है। ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब आपके अभी जब आप प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ सेमिनार देंगे, पेपर्स लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बार आपको फेस करनी है। नॉलेज बेस अप्रोच भी इसे बोलते हैं। यस, तो अब यहाँ पर रूल बेस्ड अप्रोच क्या है और नॉलेज बेस्ड अप्रोच क्या है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब ये देखो, रूल बेस्ड या नॉलेज बेस्ड अप्रोच जो है बहुत पुराना अप्रोच है। लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग का बहुत पुराना अप्रोच है, और इसे हम जैसे कि बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से आपका ट्रेडिशनल अप्रोच भी है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या मतलब हुआ आपका, ये भैया ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब बहुत पुराने ज़माने में, मतलब कई एक 1950s और मिड ऑफ 20th सेंचुरी में ये अप्रोच एक ट्रेडिशनल अप्रोच करके, हमारा एक परंपरागत अप्रोच करके या परंपरागत मेथड करके उपयोग में लाया जाता था। उसके बाद में एक ये था कि इसमें कोई कंप्यूटिंग या फिर ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स का हम लोग उपयोग नहीं करते थे। किसी भी प्रकार के एल्गोरिदम या फिर हम कलन विधि जिसे कहते हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की कलन विधि यहाँ पर उपयोग में नहीं लाई जाती थी। ये हम केवल और केवल हैंड रिटन रूल्स के आधार पर, ये हम केवल हैंड रिटन रूल्स के आधार पर यहाँ हम लोग रूल्स बनाते थे और इस अप्रोच को हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। पर एक जो लिमिटेशन था यहाँ इस अप्रोच में कि आपको तो रूल बनाने हैं, वो भी हाथ से लिखे हुए रूल बनाने हैं। तो ये रूल बनाने के लिए आपको उस विषय का, उस डोमेन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हैंड रिटन रूल्स बनाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि NLP स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। NLP स्पेशलिस्ट की कोई आया है शायद? जी, चेतन। जी मैम। हाँ, हमारा शुरू है। आप जी मैम। स्क्रीन दिख रही है चेतन? जी मैम। हाँ, तो यहाँ पर हैंड रिटन रूल्स की ज़रूरत है। पर ये जो रूल है ये कैसे लिखे जाते थे, ये हमारे NLP स्पेशलिस्ट द्वारा लिखे जाते थे। ये सारे हैंड रिटन रूल्स NLP स्पेशलिस्ट द्वारा ही लिखना ज़रूरी इस वजह से था क्योंकि ये रूल कोई और दूसरा नहीं बना सकता है। उस डोमेन का जिसको नॉलेज है, NLP का जिसको नॉलेज है, वही वो रूल बनाएगा। तो डेफिनेटली इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इस रूल बेस या नॉलेज बेस अप्रोच में हम बोल सकते हैं कि जितना भी जिसे बोलेंगे कि ग्रामेटिकल रूल्स या किसी भाषा का ग्रामर, या फिर जिसे हम बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक उस भाषा का जो लिंग्विस्टिक स्किल होता है, उस लिंग्विस्टिक स्किल, नॉलेज ऑफ ग्रामर होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर नॉलेज है आपके पास में तो ही आप ये सारे हैंड रिटन रूल्स बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए, दिस अप्रोच इज़ यूजफुल व्हेन द टास्क इज़ ईजीली डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप बोलिए कि कोई भी टास्क है, व्हेन द टास्क इज़ ईजीली डिफाइंड, मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिफाइंड बाय रूल। अब इसे समझने के लिए एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अब देखो, जैसे कि मुझे ढूंढने हैं, रूल लिखना है प्रॉपर नाउन के लिए कि कौन सा शब्द या फिर कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है। तो हमारे पास एक उसका इंडिकेशन ऐसा है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। हाँ चेतन? जी मैम। हाँ, जैसे कि मैं चेतन लिखूंगी, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो मैं कैसे लिखूंगी? कैपिटल सी से बात करूंगी, सी शुरू से। करूंगी। यस। मैं अभिषेक यस। लिखूंगी तो कैपिटल, अगर कैपिटल मुझे ए। मेरा नाम लिखना है हर्षलता तो मैं कैपिटल एच से बात। तो यहाँ पर ये हमारा एक यूनिवर्सल रूल हमें मिल जाता है कि हम कैसे उस रूल को लिखेंगे कि प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए हमें पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखना ज़रूरी है। तो मान लो मुझे रूल लिखना है कि प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए, तो प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे रूल क्या लिखना पड़ेगा कि इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ कैपिटल देन दिस नाउन इज़ प्रॉपर नाउन। यस। तो कैसा है टास्क? इजी है, इजी है, इजी है, और साथ ही एक पर्टिकुलर रूल में वो इतना फिट बैठ जाता है कि डेफिनेटली जो कैपिटल लेटर है उससे स्टार्ट हुआ है वो नाउन आपका प्रॉपर नाउन है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, तो ऐसे ही टास्क जो कि हम आसानी से नियमों द्वारा उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उन्हीं टास्क को हम लोग यहाँ रूल बेस्ड अप्रोच में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैडम। ओके, गुड। अब देखो आगे, इसमें क्या है परेशानी और एक है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिखा ना, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ प्रॉपर नाउन का। अब प्रॉपर नाउन का मैं एग्जाम्पल तो लिख रही हूँ, पर जब देखो अब यहाँ पर ट्विटर में या फिर आप देखो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्या लोग क्या बहुत ही ग्रामर के इतने शौकीन हैं क्या कि सब लोग अपना ग्रामर फॉलो करके प्रॉपर नाउन को कैपिटल में ही लिखे? इतना समय है लोगों के पास में? अब आप आजकल तो एकदम स्लैंग लैंग्वेज, शॉर्टकट वाली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसका जिसको समझता है उसी को समझता है वो। तो हाँ, तो इसमें क्या है, एक दिक्कत ऐसी है कि ये जो टास्क है, चूँकि रूल द्वारा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, पर फिर भी कई सारे उसके जो बिंदु है जो कि हमें ख्याल में ऐसे रखने हैं कि जैसे ट्विटर हो गया है, फेसबुक हो गया, ये सारी जो सोशल मीडिया है, कोई प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ है, अगर उसमें से हमें उस डेटा में से प्रॉपर नाउन ढूंढ के निकालना है, और मान लो कि आपका प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से आपका शुरुआत नहीं हो रहा है, तो ये जो रूल है ये यहाँ काम करेगा क्या? नहीं मैम, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम है। इस टास्क, इस रूल बेस्ड अप्रोच की हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या फिर एक उसे लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। अब देखो, इसमें एक ऐसा है, ये जो रूल्स है, ये रूल्स को अगर हमें रिजॉल्व करना है, मान लो भैया हमने रूल बना लिए, ठीक है, और रूल को हमें रिजॉल्व करना है कि कोई जैसे एग्जीक्यूट हो गया, हमें अभी पता चल गया कि नहीं भैया यहाँ पर एरर है, तो इस रूल बेस्ड अप्रोच में या फिर नॉलेज बेस्ड अप्रोच में हम लोग अगर सिस्टम किसी भी तरीके से एरर देती है तो हम उसे बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। देखो,
बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझो तुम दोनों। मैं यहाँ लिख रही हूँ कि हम यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है, उसका जो रिज़ल्ट आता है, इस रूल बेस का जो भी रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट कैन बी अंडरस्टूड ईजीली। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई रूल बनाया और रूल बनाने के बाद में आपने उस डेटा पर उस रूल को चलाया, ठीक है। जैसे मान लो वही चीज़ की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। अब अगर इस रूल के रिज़ल्ट में कुछ खामी है या फिर गलत रिज़ल्ट देता है, तो वो क्यों दे रहा है, गलत रिज़ल्ट क्यों दे रहा है, ये आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है रिज़ल्ट कैन बी अंडरस्टूड ईजीली। अब ये होता है कि मान लो आपने वो गलत रिज़ल्ट को पकड़ लिया, तो गलत रिज़ल्ट को जितने आसानी से आप पकड़ लेंगे, उतने ही आसानी से आप क्या कर सकेंगे, यू कैन डेवलप द न्यू रूल टू रिजॉल्व इट। अच्छा, ये दोनों वाक्य में कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? मैं ये जो बोल रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है? बट जो पहला वाक्य है, हाँ, वो हम इजीली कैसे पता करेंगे कि रिजल्ट कैन बी देखो अंडरस्टैंड? जैसे कि अब तुम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम लिखो। हम लोग अभी मशीन लर्निंग अप्रोच के बारे में हमने बात नहीं की है, शुरू नहीं किया है, पर फिर भी जो रूल होता है ना, तो रूल केवल और केवल आपके इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट पर होता है। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट पर होता है, मतलब अगर आपका एज 18 है, एक सिंपल सी बात, अगर आपका एज 18 है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स नॉट। ये रूल है आपका। अब मान लो कि मैंने जो कंडीशन दी है, आपका जो रिज़ल्ट है वो अगर गलत दे रहा है। अब मैंने एंटर किया 17, एंटर मैंने क्या किया, 17 किया, और वो बोल रहा है कि हाँ यू आर एलिजिबल। तो आपने पकड़ लिया कि आपका जो रूल है, मतलब एज शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18, ये रूल होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपका जो एज है, आपने कोई जो भी डिफाइन किया होगा, एज इट शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 18। पर ये जो एज है, मतलब आपका एज ये है, तो क्या होना चाहिए, यू आर एलिजिबल। फॉर वोटिंग। फिर क्या मैं लिखूंगी, एल्स नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। अब मैंने ये चला दिया, रूल मैंने चला दिया। अब ये पता चला कि मैंने एज को जो इनपुट डाला है ना, वो 17 डाला है, और मेरा जो मैंने जो रिजल्ट देखा उसका, तो बोला कि एलिजिबल है। देखो रियल टाइम कंडीशन मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि यहाँ पर ना जो व्यक्ति रूल बनाता है वो व्यक्ति कैसे होना चाहिए, NLP स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उसे ग्रामर और लिंग्विस्टिक स्किल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मुझे पता है, मैं अभी इंडियन सिटीज़न हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो है ये सही है करके, ये रूल मुझे पता है। अब मैंने उसे चलाया मशीन पर मैंने 17 डालने के बाद वो एलिजिबल बताता, तो पकड़ लिया ना मैंने कि गलत है करके। हाँ ना, कोई 8वीं 10वीं का भी बच्चा पकड़ लेगा, हम तो पकड़ लेंगे कि भैया उसने गलत रिजल्ट गलत है, ये तो पक्का समझ में आ जाएगा ना 1 सेकंड में। जी, तो ये क्या लिखा मैंने, रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड इजीली, कि सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हैंड रिटन रूल्स होते हैं, इट इज़ रिटन बाय NLP स्पेशलिस्ट। ये कोई ऐरा गैरा नहीं रहता है भैया, ये कोई ऐसा ही है जिसको कुछ भी पता नहीं है। मान लो वो कुछ एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट है जो कि ये NLP के रूल लिख रहा है,
तो उसको रिजल्ट ही नहीं पता रहता है। बरोबर। आ रही बात ध्यान में? जी मैम। तो यहाँ पर हम जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी हैंड कोडेड, इट इज़ डन बाय द स्पेशलिस्ट। मतलब आपको देखते बराबर इस रिजल्ट समझ में आएगा। ये देखो, ये पता है, इसके तो स्पेशलिस्ट आप लोग है ही, आपको पता है ना ये फैक्ट। मैंने 17 डालने के बाद अगर एलिजिबल आता है तो आप बोलेंगे क्या मशीन को कि भैया मेरा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया बढ़िया से? नहीं, पर आप क्या बोलेंगे कि गलत है रिजल्ट। तो वैसे ही यहाँ पर जो रूल बेस है, रूल बेस में क्या होता है कि जब हम रूल बनाते हैं और तो रूल अगर हम लोग मशीन में डालते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो हम आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि वो समझने के लिए जो व्यक्ति रहता है वो खुद स्पेशलिस्ट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो मुझे समझ में आ गया कि 17 मेरा एलिजिबल दिखा रहा है, तो ये क्या है, गलत है। अब गलत है तो मैं क्या करूँगी, फिर से मैं देखूँगी, इस रूल को मैं ऑब्जर्व करूँगी, और यहाँ इस रूल को ऑब्जर्व करने के लिए, अब ये तो मैंने सही लिखा है, हो सकता है मेरा ये हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा ना गलती से, एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 80, तो 70 के लिए एलिजिबल आ गया। फिर मैं देखूंगी भैया यहाँ गलती कहाँ है, रूल में है, तो रूल में गलती है क्या, तो ठीक है, मैं ना अब इसे ठीक करती हूँ। तो मैंने रूल को ठीक कर दिया और मैंने उससे क्या कर दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, और फिर अगले इसमें मैंने टेस्ट किया 17, तो रिजल्ट आ गया नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि आपको आज समझने के लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पकड़ लिया तो मैंने क्या किया, आई कैन डेवलप द न्यू रूल्स टू रिजॉल्व इट। आसान है बनाना, क्योंकि मुझे कहाँ खामी है, कहाँ गलती है, ये बहुत आसानी से मैं पकड़ पा रही हूँ। अब बहुत बार होता है ना कि प्रोग्रामर दिन भर रात भर बैठे रहते हैं पर एरर पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो ना कभी कभी जो एरर होती है ना वो लॉजिकल एरर होती है। अब यहाँ जो है ना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको उस डोमेन का नॉलेज पता है और आपको सिंपल इफ देन एल्स रूल लगाने हैं। और ये जो रूल्स है वो किस तरीके से है कि जो टास्क आपके रूल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं उसी टास्क पर आप लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क पर लगाना नहीं है आपको। तो इस वजह से क्या है कि आप इस रूल को फिर से लिख भी पाएंगे, गलतियों को फिर से रिजॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत अभी? अभिषेक और चेतन नहीं बा। तो मैं यहाँ लिखा है मैंने, यू कैन डेवलप न्यू रूल्स टू रिजॉल्व इट एंड इफ नेसेसरी कैन राइट एडिशनल रूल्स। मतलब अगर ज़रूरी है, ये काम नहीं कर रहा है क्या, तो उसके लिए एडिशनल रूल भी आप लगा सकते हैं। अब एडिशनल रूल में क्या है, जैसे अब मैं तो लिंग्विस्टिक्स का मैं जानबूझकर एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। अब देखो एज इज़ 18, ये तो ट्रू हो गया, पर अगर फिर भी यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मान लो ये प्रोग्राम है और मैंने किसी फॉरेन कंट्री के व्यक्ति पर चलाया, तो क्या देगा, एलिजिबल देगा, पर फैक्ट क्या है, वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। जी। क्यों नहीं है भाई? वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो मैं यहाँ पर एडिशनल रूल भी लिखूंगी ना, एंड यस मैम, सिटीजनशिप इज इक्वल्स टू इंडियन, तब जाके वो एलिजिबल बनेगा पक्का। नहीं तो फिर वो रास्ता चल रहा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में आया है, विजिट कर रहा है, और फिर मैंने उसका डेटा लिया, मेरे पास वो डेटा आ गया, मेरा प्रोग्राम बन गया रूल बेस का, अरे हाँ 18 है, वो है क्या, एलिजिबल है। तो अगर ज़रूरी है, क्योंकि हम देखो हम डोमेन एक्सपर्ट है, हम NLP एक्सपर्ट है, तो हम उस विषय में वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, पीछे के पहली स्लाइड में आ रही हूँ मैं,
मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा था प्रॉपर नाउन का। तो अब आपको देखना है, आपको ना रूल बनाना है एक प्रॉपर नाउन के लिए, टू आइडेंटिफाई दी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन भी मैं यहाँ पर विथ एक्सेप्शंस भी लिख रही हूँ। विद एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि मान लो अगर फेसबुक पर किसी ने ऐसे लिख दिया, अभिषेक लिख दिया, फिर भी ये नाम आइडेंटिफाई होना चाहिए प्रॉपर नाउन करके, ठीक है। यस तो आप इसके लिए रूल बनाएंगे और वो रूल को मूडल पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। यस जी। चलो, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। अब देखो आगे, यही रूल की आगे बात करते हैं कि ये जो रूल्स है ना, ये बहुत आसानी से अडाप्ट भी होते हैं, आसानी से अडाप्ट होते हैं। जैसे ये जो मैं बोल रही हूँ, अडेप्टेबल इजीली, अब इसका हम लोग मतलब समझते हैं। ह्यूमन रूल्स आर अडेप्टेबल इजीली, कि जैसे अब देखो हमारा जो व्यक्ति है, हमारा स्पेशलिस्ट एनएलपी स्पेशलिस्ट है, और एनएलपी स्पेशलिस्ट जो रूल बनाएगा, मतलब ह्यूमन एनकोडेड रूल बनाएगा, वो अडेप्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, बताओ। रहेंगे। कैसे रहेंगे बताओ। अभी हाँ बोल दिया ना, तो ये भी बता दो कि रहेंगे कैसे। क्योंकि हम स्पेशलिस्ट है तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे है, तो हम नया रूल डेवलप कर पाएंगे। नया रूल डेवलप होता है, यस। तो अब हम लोग ना इसको जैसे आपने बताया, सही सही बताया चेतन। अब मैंने यहाँ आपको एक वो जो होमवर्क दिया है, ये वाला रूल वाला, ठीक है। तो हमें जैसे प्रॉपर नाउन विथ एक्सेप्शंस के लिए, जैसे प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप कोई डेटा लेंगे फेसबुक का और फिर उस पर यही रूल चलाएंगे जी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो एरर आ रही है। भैया अभिषेक ये नाउन होते हुए, प्रॉपर नाउन होते हुए भी उसने क्या कर दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर से नया रूल बनाएंगे कि जैसे डेटा फ्रॉम फेसबुक, या फिर उसका कोई टैगिंग करेंगे, कोई उसको आइडेंटिफिकेशन देंगे कि जो डेटा है वो फेसबुक का है। तो उसमें अगर वो जो प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन का लेटर ये भी नहीं होता है, कैपिटल भी नहीं होता है, तो भी आप उसे करो, नाउन करो। तो उसके लिए आप अलग सा रूल। तो देखो ये जो ह्यूमन एनकोडेड रूल्स है ना, ये अडेप्टेबल है, मतलब आप इजीली उसे डिज़ाइन कर सकते हैं और सिस्टम में उसे ढाल सकते हैं, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं। हाँ अभिषेक। हाँ, ये यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा आपको समझने की? चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस मैम। तो ये है आपका रूल बेस्ड अप्रोच, जिसे हम लोग नॉलेज बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं। अब देखो, अब ऐसा है ना कि यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे अप्रोच की। वो अप्रोच क्या था अपना, मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग अप्रोच। अब मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहली बात, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। मशीन लर्निंग अप्रोच कब से पिक्चर में आया, जब से आपका डेटा बढ़ा है, ठीक है। आपने मशीन लर्निंग में पढ़ा है ये, मतलब आपका जो डेटा है, आपकी जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटिंग पावर बढ़ी है। कंप्यूटिंग पावर पहले देखो 1950s की बात मैं कर रही हूँ, 1950s की बात। आपको पता है 1950s, देखो 18 सम अराउंड 30s से लेके, तो मान लो ये 50 का पीरियड होगा,
जिसमें कि चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया। पढ़ा होगा आपने कहीं आपके, जब आप कोर्स कर रहे होंगे आपके कंप्यूटर ग्रेजुएशन का तब। तो अब जब 1950s की हम लोग बात करते थे तो 1950s में इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। देखो मैं तो सही में ह्यूमन ब्रेन्स को सैल्यूट करती हूँ कि किस तरीके से मतलब भगवान ने हमें बनाया है कि जब 1950s में इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, इसका मतलब क्या था कि जो भी कोई क्रिटिकल कैलकुलेशन है ना, वो यहाँ 1950s में बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं थे पॉसिबल, पर उसको बहुत ज़्यादा समय लगता था। ठीक, तो ऐसे इसमें आप सोच सकते हैं कि 1962 में एक व्यक्ति ऑर्बिट में जाके घूम के आता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर अपना पैर रखता है। पता है ये जो प्रोजेक्ट था वो नासा का था, आपको तो पता ही होगा। हमेशा आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये 1960s में या फिर 1950s के जो दशक में ये सारी जो बातें चली थी, तो इतने ज़्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते थे मैथमेटिशियंस को कि अलग अलग अलजेब्रा के अलग अलग ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट, उस ऑर्बिट पर उसका पाथ कैसे होगा, उसका एंगल कैसे होगा, इतने डिस्टेंस पर होगा तो वो कैसे लैंड करेगा। देखो सी द थिंग्स, मैं इसे आउट ऑफ वे जाके बता रही हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं था जितना मशीन लर्निंग आप बोलते हैं ना कि आसान है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटिंग पावर बढ़ गई है, आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिमेंडस डेटा है हमारे पास में, ट्रिमेंडस डेटा भी आ गया है। तो इस तरीके के फेवरेबल सिचुएशंस नहीं थे, ना ही कोई एल्गोरिदम वहाँ पर लगाया जा सकता था मशीन लर्निंग का, ना ही कोई डीप लर्निंग का। तो ये सारी जो इन्वेंशंस है, ये सारे जो बड़े बड़े काम किए हैं वो केवल और केवल ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सपर्टीज़ इन दैट फील्ड। कितने सारे मैथमेटिशियंस वहाँ पर जुड़े हुए थे, कितने सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, कितने सारे मैकेनिकल इंजीनियर जुड़े हुए थे जिन्होंने मैन्युअली ये सारा किया। तो चलिए ये छोड़ के अब थोड़ा सा हम लोग अपने विषय पर आते हैं। मशीन लर्निंग अप्रोच जो है वो कब से उसने थोड़ा अपना गियर बढ़ा दिया, पिकअप पकड़ा है, जब कंप्यूटिंग पावर बढ़ने लगी और डेटा भी बहुत ट्रिमेंडस यहाँ पर आने लगा। ठीक है, तो देखो एक बात ऐसी है यहाँ, अब जैसे हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत आसानी जाएगी समझने के लिए। मैंने ये कहा ट्रेडिशनल मेथड है, वैसे मशीन लर्निंग हम बोल सकते हैं एडवांस मेथड है। यस मैम। हाँ, अब देखो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हैंड रिटन रूल्स रिटन बाय एनएलपी स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि मशीन लर्निंग अप्रोच के लिए आपका कोई भी स्पेशलिस्ट होना आप ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं लिख सकती हूँ कि नो डोमेन नॉलेज, डोमेन और लिंग्विस्टिक नॉलेज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनएलपी स्पेशलिस्ट ही हो या फिर आप किसी विषय पर वो काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम का उपयोग करें तो आप उस डोमेन के एक्सपर्टीज़ ही हो, ज़रूरी नहीं है। जबकि रूल बेस्ड अप्रोच में या फिर नॉलेज बेस्ड अप्रोच में आपका एक्सपर्टीज़ होना आवश्यक है। ये एक हो गया कंपैरिजन। अब दूसरा ऐसा है कि इसमें मशीन लर्निंग में सबसे क्रूशियल और सबसे डिफ़िकल्ट जो टास्क है या फिर हम बोलते हैं कि चुनौतीपूर्ण जो काम है वो था आपका ट्रेनिंग डेटा को बनाना। तो ट्रेनिंग डेटा, जैसे यहाँ क्रिएटिंग द ट्रेनिंग डेटा, उसका निर्माण करना, ट्रेनिंग डेटा का निर्माण करना, सफिशिएंट training data is
एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। हम्म, क्योंकि देखो, जब तक आपका ट्रेनिंग डेटा ठीक नहीं है, आप जिस उस मॉडल को जिस डेटा पर ट्रेन कर रहे हैं, अगर वो डेटा ही गलत सलत है, तो क्या होगा? आपका जो टेस्ट डेटा है, वो टेस्ट डेटा ठीक से काम करेगा क्या? नहीं। डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि उसका ट्रेनिंग ही ठीक से नहीं हुआ है। अगर चेतन और अभिषेक को मैं कुछ गलत पढ़ा दूंगी, ठीक है, तो जब इंटरव्यू में आप जाएंगे, जब आपका टेस्टिंग फेज आएगा, तो आप सही बोल पाएंगे क्या? नहीं। नहीं बोल पाएंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट या फिर आपका सेमिनार, आपका पेपर वर्क अगर सही ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहा है, आप ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप जब आपका सही में टेस्टिंग होगा, जब आप मार्केट में जाएंगे, तो आप खड़े रह पाएंगे वहाँ पर, स्टैंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये जो मॉडल है चेतन और अभिषेक नाम का, वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो फेल हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये आपका ट्रेनिंग डेटा पर डिपेंड है। तो आप समझ लो, दोनों भी, आपका ये जो ट्रेनिंग फेज है, ये कितना क्रूशियल है, यस मैम। इसे बहुत सीरियसली लो। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पर, जब बहुत इम्पॉर्टेंट काम जैसे प्रोजेक्ट है, कुछ पढ़ना है, ये इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, और फिर उसके बाद में जब मार्केट में जाते हैं, तो कई सारे बहुत सारे कोर्सेस लगा लेते हैं, कंसल्टेंसीज़ को अपना रिज्यूमे भेजते हैं, और यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। अरे भैया, तुम्हारा ट्रेनिंग बढ़िया से किया है ना, तो आपको कोई और करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए सब आप लोग दी जान लगाकर पढ़ो। Yes, ma'am. तो यस मैम। चलो, ये सफिशिएंट डेटा, ट्रेनिंग डेटा का जो निर्माण करना है, वो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम है। और साथ ही मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। भैया, तुमने डेटा ले लिया और साथ ही में बस डेटा तैयार हो गया, ट्रेनिंग डेटा, ऐसा नहीं है। उस ट्रेनिंग डेटा को आपको बराबर से तैयार करना पड़ता है। जी मैम। और हाँ, और उसके साथ देखो, अब जैसे ट्रेनिंग डेटा के बारे में मैंने इतना सारा आपको डरा दिया है, डर गए ना आप लोग कि भैया ट्रेनिंग डेटा ठीक से नहीं होगा तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है। Yes, तो ma'am. यहाँ देखो, ट्रेनिंग डेटा बनाना भी एक बात है, दूसरी है कि सफिशिएंट भी होना चाहिए। और डरावनी बात, सफिशिएंट भी होना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि देखो, रूल बेस में वगैरह आपके जो डेटा रहते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, लिमिटेड डेटा पर बढ़िया से काम करेगा। पर यहाँ पर अगर सफिशिएंट डेटा नहीं है, मान लो आपका 100 ही आपके पास डेटा सेट्स है, उस पर काम नहीं करेगा। आपको लैक्स ऑफ डेटा सेट्स चाहिए, तब जाके वो बढ़िया से काम करेगा। सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा इज नॉट अवेलेबल। मैं यहाँ लिखती हूँ इफ़ sufficient training data is not available, then model won't perform efficient। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा के बारे में दो चीज़ें हमें पता चल गई। एक तो उसको क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और साथ ही में सफिशिएंट डेटा, ट्रेनिंग डेटा अगर हम लोग नहीं निर्माण कर पाते हैं, तो आपका मॉडल, आपकी जो प्रणाली है जो आपने विकसित की है, वो आपकी प्रणाली ठीक से काम भी नहीं कर पाएगी। अब ये है आपके कुछ मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एडवांटेजेस जैसे कि लिंग्विस्टिक नॉलेज चाहिए नहीं उसके लिए,
अब यहाँ डिसएडवांटेज है कि ट्रेनिंग डेटा सफिशिएंट चाहिए। तो देखो दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ही कर रहे हैं। और दूसरा है कि यहाँ अगला पेज में खोलती हूँ। मशीन लर्निंग में ये जो आपका अप्रोच है उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंसी बहुत रहती है। डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पहले हम लोग समझ लेंगे। डिपेंडेंसी का मतलब है कि मान लो कि आपका कोई टेक्सचुअल डेटा है, पर आपको क्या करना है, आपको वो मॉडल बनाना है अभी इमेजेस पर या फिर स्पीच डेटा पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा नए से क्रिएट करना पड़ेगा। जी मैम। हाँ, आप रिस्पॉन्स दो क्योंकि मेरा वीडियो नहीं शुरू है ना ही आपका। जी और मैम। दूसरा एक है कि चलो एक बात ऐसे कर लेते कि आपका जो लैंग्वेज है आप इंग्लिश में कर रहे थे, तो अभी आप हिंदी के लिए करना चाहते हैं, जी। तो फिर से आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई। क्यों भाई? फिर से क्योंकि डेटा सेंड करना पड़ेगा। फिर से करना पड़ेगा ना। मान लो कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगर के लिए आपको कुछ करना है, तो हिंदी का जो टोपोलॉजी है उसका जो वर्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है, इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर डिफरेंट है। तो जो पीओएस इसके लिए काम करेगा इंग्लिश के लिए, वो हिंदी के लिए करेगा क्या? नहीं करेगा। उस वही लॉजिक हिंदी पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो डोमेन है या फिर जो लैंग्वेज है या फिर जो भी टाइप ऑफ टेक्स्ट है या फिर डेटा अगर हम लोग बदल देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉडल भी उस तरीके से हमें चेंज करना पड़ेगा या फिर ट्रेनिंग डेटा भी उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी हम यहाँ बोल सकते हैं मीन्स adaptation of न्यू टाइप ऑफ टेक्स्ट या फिर डोमेन, न्यू टाइप ऑफ डोमेन और लैंग्वेज इज एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव? क्योंकि पूरा चेंज करना पड़ेगा। आपका ट्रेनिंग डेटा पहले ही क्रूशियल है, उसको बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। पर मान लो कि सडनली आपने कोई मॉडल बनाया, डेटा ट्रेन किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग दिया, पर सडनली ऐसे हो गया कि लैंग्वेज चेंज हो गई, सडनली ये हो गया कि डोमेन चेंज हो गया, सडनली हो गया कि भैया हमें इस टेक्स्ट पे नहीं करना है, हमें दूसरे टेक्स्ट पे करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें तो शुरू से फिर से करना पड़ेगा ना। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी भी बहुत क्रूशियल है हैंडलिंग के लिए मशीन लर्निंग में। यस मैम। हाँ, अब दूसरा ऐसा है कि अगर ट्रेनिंग डेटा सफिशिएंट है, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ट्रेनिंग डेटा आपका सफिशिएंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड या फिर सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक से हम ट्रेन कर, हाँ, उसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है जी मैम। अच्छा, अब देखो यहाँ जैसे मैंने डिपेंडेंसी बताई कि जो अडाप्टेशन यहाँ बहुत कठिन है, जैसे कि लैंग्वेज चेंज हो गई मानो, या पूरा टेक्स्ट या डोमेन चेंज हो गया, तो अडाप्टेशन बहुत मुश्किल है। मतलब आपका मॉडल इन चीज़ों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ इसके पैरेलल में मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, लेक्सिक इस पर रूल बेस पर। रूल बेस में क्या होता है, हम लोग रूल लिखते हैं, तो
ये भी ध्यान रखो कि राइटिंग द रूल इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। जी मैम। और यहाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, पर मान लो कि कोई टास्क अगर चेंज हो जाता है, चेंजिंग इन टास्क या चेंजेस इन टास्क, तो क्या होगा? टास्क आपका अगर चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? रूल चेंज करना। रूल चेंज भी करना पड़ेगा, उसको रीराइट करना पड़ेगा। आई मीन चेंज रीराइट दोनों भी कंटेक्स्ट सेम है वैसे हमने जो बोला है। तो एक तो रूल को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये भी बहुत ही हरक्यूलियन चीज़ है कि भैया थोड़ा सा हमारा डोमेन चेंज हो गया, थोड़ा इधर उधर का टास्क चेंज हो गया तो हमें रूल चेंज करना पड़ रहा है। तो पहले ही क्या हो रहा है, ये लिखना तो टाइम कंज्यूमिंग है, फिर से अगर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे टास्क तो फिर से चेंज करो पूरा का पूरा। तो ये भी इसके साथ में प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ हमने देखा मशीन लर्निंग के साथ में ये डिपेंडेंसी वाला प्रॉब्लम है, वैसे ही इसके साथ में भी ये प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, तो ये हमने देखा है अप्रोचेस, ये जो थे लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग के अप्रोच। ये मैंने अप्रोचेस इसलिए बताया कि अभी आपको सेमिनार प्रोजेक्ट में काम में आएंगे। जो आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो आपको इसमें से कोई ना कोई अप्रोच लेना पड़ेगा, मशीन लर्निंग अप्रोच या फिर नॉलेज बेस अप्रोच या फिर हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में मैंने बताया आपको, तो आप अभी जल्दी से थोड़ा सा इस पर कोशिश करो, एटलीस्ट नहीं कुछ टॉपिक देखो, उसके अप्रोचेस देखो कौन कौन से हैं। अब कोई टॉपिक को लेकर बहुत सारे अप्रोचेस रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, पर मोटा मोटी ये 2 अप्रोचेस हमारे काम के हैं। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ वो है आपकी NLP पाइपलाइन। NLP पाइपलाइन क्या है? NLP पाइपलाइन क्या है बताइए? NLP पाइपलाइन ज़रा कोशिश कीजिए। एक फ्लो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अच्छा, मतलब कुछ रूल्स रहेंगे जिसके थ्रू सब डेटा जाएगा, एक के बाद ओके, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे। तीसरा, ओके ओके ओके, चलो मैम ठीक तो है। वो वेयर हाउस में स्टोर रहेगा ना वहाँ पे, डेटा वेयर नहीं, हाउस आप तो बिल्कुल में। पाइपलाइन मतलब वो वाली पाइपलाइन, प्रोडक्शन वाली, डेटा वेयर हाउस वाली पाइपलाइन पे चले गए। चलो ठीक है। खैर ये आ नहीं रहा है। अब मैं तो देख रही थी भैया इसे मैं बताऊँ आपको। चलो इसको देखते हैं यूज़ करके। नहीं, चलो ठीक है, पेन ही ठीक है। यहाँ पर शेप्स आ जाते हैं ना अच्छे से। ये आपकी NLP पाइपलाइन का मतलब ये है कि आपका कोई भी NLP एप्लीकेशन इन फेज में से गुजरेगा। कॉमन पाइपलाइन, इसे NLP पाइप, जैसे डेटा वेयर हाउस वाला बताया ना आपने, वो प्रोडक्शन लाइन होती है उस तरीके से। तो ये जो आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या होगा? पहले टोकनाइजेशन होगा टेक्स्ट पर, जी। फिर सेंटेंस स्प्लिटिंग होगा। ये देखो, ये मॉडल है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एप्लीकेशन में सारा लगे, आप जो बनाएंगे उस पर सारा लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये दीज आर दी जनरल नोशंस। फिर क्या होगा? उसके बाद में रूप वैज्ञानिक विश्लेषण। देखो मैं ना आपको ये जो पढ़ा रही हूँ उसका हिंदी करना आप कर सकते हैं ना?
मैं बोलते वक्त तो हम्म। हिंदी टर्म्स बोल देती हूँ कई बार। फिर उसके बाद में पार्सिंग एंड चंकिंग। तो देखो इस तरीके से ये आपकी पाइपलाइन है, इसे एनएलपी पाइपलाइन बोलते हैं। तो आपका ये जो एनएलपी पाइपलाइन है, इसमें जैसे टोकनाइजेशन हो गया, सेंटेंस स्प्लिटिंग वगैरह हो गया, ये काफ़ी चीज़ें प्री प्रोसेसिंग में आ जाती है। जी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोकनाइजेशन और ये सेंटेंस स्प्लिटिंग आपने शायद कर लिया है पाइथन में। यस मैम। जी मैम। वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये आपके एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो यहाँ हम लोग आज रुक जाएंगे। जी मैम।